हेलो एवरीवन, आज है 29 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर यहाँ पर आई है और उसके बारे में हम यहाँ पर बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर 17 पे ट्रेड कर रहा है, आज गिरावट है और बनती भी है। पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो लगातार ये गिरा है। 20 रुपए से गिर कर आया था ये 17 रुपये 70 पैसे पर। बाद में थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाने की कोशिश करी ज़रूर, लेकिन वहाँ से फिर से ये गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो भैया 21% का डिक्लाइन है। एक बड़ी रफ्तार आई थी और जब ये तेज़ी आई थी तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि ये जो तेज़ी आ रही है उसका कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि तब इसके पीछे सेबी पड़ी हुई थी, तब इनके पीछे पड़ी हुई थी और ये गिर रहा था। उससे पहले जब तेज़ी आई थी तभी मैंने कहा था कि यहाँ पर बने रहने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। ये तेज़ी क्यों आई है कोई वजह नहीं है उसकी, ऑपरेटर का प्योरली गेम है ये। और उसके बाद जब सेबी के साथ जब ईडी भी यहाँ पर जुड़ गई तब इसने एक बड़ी डिक्लाइन दिखाया और एक ही झटके में शेयर आधा हो गया था। ये 26 रुपए से 13 पर आ गया था ये। बाद में तेज़ी फिर से दिखाई और लंबे समय से ये अभी अगर आप देखोगे तो 15 से लेकर 20 रुपए के आसपास अटका हुआ है। और बड़ी अपडेट अभी निकल कर आई है इसी कंपनी को लेकर, और यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप का जो फाइनल ऑर्डर है वहाँ पर सेबी ने सजेस्ट करा है, जो ईडी का प्रोब है वो तो, लेकिन जो शंकर शर्मा काफ़ी बड़े इन्वेस्टर है उनको परमिशन मिल चुकी है कि भैया अब वो चाहे तो अपने शेयर्स बेच सकते हैं। देखो, पिछले साल हम सबको पता है कि इनके ऊपर, इनके और इसके साथ साथ कुछ और लोग भी थे जिनको सेबी ने मना किया था कि भैया एक भी शेयर बेचेगा नहीं। यहाँ पर जो आरोप थे शंकर शर्मा के ऊपर वो कुछ इस तरीके से है कि नोटिस हैज सबमिटेड अ कॉमन रिप्लाई डेट इन February 16, 2024 टू सेबी ऑन शंकर शर्मा के जो ट्रांजेक्शन हुए थे उसके रिगार्डिंग जो रिप्लाई था। द सेबी हैज अलीज that while the total consideration payable by शंकर शर्मा टू ब्राइटकॉम ग्रुप, जो यहाँ पर प्रेफरेंशियल शेयर खरीदे गए थे, यहाँ पर कीमत थी 56.66 करोड़, जबकि उन्होंने जो पे करा था वो 39.98 करोड़ था। एंड द अदर वॉज शॉर्टफॉल, मतलब बाकी के जो तकरीबन 16.5 करोड़ थे वो पे नहीं हुए थे। ये आरोप थे इनके ऊपर। However, the entire consideration of 56.66 crore has been received by Brightcom Group, which is demonstrated by the letter statement maintained by Brightcom Group के जो है। तो सिंपल सी बात है, उनके यहाँ पर कोई गड़बड़ी पाई नहीं गई है शंकर शर्मा के खिलाफ, और यही वजह है कि अब वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं शंकर शर्मा। तो यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो ईडी की जांच है वो तो यहाँ पर चलती ही रहेगी, और जो कंपनी के जो ऊपर के लोग थे उनके खिलाफ अभी भी जो है वो जांच चलती रहेगी आने वाले टाइम में भी। बस ये है कि शंकर शर्मा जो है वो अपने शेयर्स यहाँ पर बेच पाएंगे। ब्राइटकॉम का अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स देखोगे तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा के आज देखने को मिला। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है यहाँ पर। इतना ही नहीं, कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 69% लोग कह रहे खरीदारी करो, 31% लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि बेचो और भाग जाओ। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर नज़र करोगे कंपनी के ऊपर तो देखो, एक कंसर्न जो है मेरा वो यही है कि इनके रिजल्ट्स आने वाले थे, ठीक है, 21 जनवरी को इनके रिजल्ट्स आने वाले थे। इतना ही नहीं, 14 अगस्त को भी इनके रिजल्ट्स आने वाले थे, ठीक है, इससे पहले के। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने जून महीने से अपने नंबर्स रिपोर्ट नहीं करे हैं। अगर आप कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ जाओगे तो आपको बहुत सस्ता लगेगा, 2.5 का पी है इसका, लेकिन प्रॉब्लम इनके फिनेंशियल्स में है। इनको भाई साहब दिसंबर के नंबर्स रिपोर्ट करने थे, लेकिन अभी तक इन्होंने सितंबर के भी नहीं करे हुए हैं। और देखो, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि इनके खिलाफ जो एलिगेशंस भी बीच बीच में कुछ लगे थे वो यही थे कि नंबर्स को बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट करे गए हैं, प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। आप देखिए, इनके रेवेन्यू 700 करोड़ के आसपास के थे, प्रॉफिट 100 करोड़ के आसपास के थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, एकदम से बढ़ के 2000 करोड़ चले गए इनके रेवेन्यूज़, और प्रॉफिट 300-400 करोड़ चले गए। और यही वजह कि इन दौरानों में शेयर में बहुत बड़ा उछाल आया, और इस उछालों में प्रमोटर ने अपने शेयर्स को बेचे थे, और बाद में जब लोअर लेवल पर आए तब खरीदारी भी गई थी, और प्रेफरेंशियल के जरिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर करी गई थी। कई सारे एलिगेशंस लग रहे हैं और अभी भी देखो कोई ठोस चीज़ निकल कर नहीं आई है, लेकिन हाँ,
जो कंपनी के मैनेजर वगैरह थे उनको अभी के लिए यहाँ से कंपनी से दूर रहने के लिए बोल दिया गया कि अभी वो कोई एक्टिव रोल पर नहीं है यहाँ पर जिनके खिलाफ एलिगेशंस वगैरह थे। तो पहली चीज़ तो ये कि जब तक इनके सितंबर के और दिसंबर के नंबर्स नहीं आते हैं तब तक तो भाई साहब भरोसा करना मुश्किल है। रीज़न ये है कि एक बार इनके सितंबर के और दिसंबर के नंबर आ जाए, क्योंकि देखो तभी पता चल पाएगा कि नंबर्स कैसे हैं इनके, क्योंकि देखो इससे पहले सेबी और ईडी पीछे नहीं थी तो नंबर्स भाई साहब जो गड़बड़ी वाले एलिगेशंस थे वो इनके ऊपर लगे ज़रूर है। अब जब सेबी भी जांच कर रहा है, ईडी भी जब जांच कर रहा है, और तब ये नंबर्स किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं, किस तरीके से नंबर सामने आते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। कि अगर मान लीजिए कि नंबर ऐसे ही आए कि जैसे कि रेवेन्यू 1600 से 1700 करोड़ का रहा, तब कह सकते हैं हाँ चलो भाई चीज़ें बेहतर है। लेकिन अगर यहाँ से 1600 से गिर कर 400-500 करोड़ पर आ गया इनका रेवेन्यू, प्रॉफिट 300 से जो पहले 500 करोड़ था, 300 करोड़ था, अगर गिर कर 40-50 करोड़ पर आ गया, तब समझना कि भैया बहुत ज़्यादा बड़ा गड़बड़ी थी, और तब इसका वैल्यूएशन कितना निकल कर आएगा तब वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर। जो चीज़ वक्रांगी के साथ हुई थी, ठीक है, कि वक्रांगी के ऊपर जब तक एलिगेशंस नहीं लगे थे उनके नंबर्स बहुत अच्छे थे। एलिगेशन लगने के बाद नंबर्स अगर आप देखो कि वक्रांगी के कहाँ से कहाँ आ गए, 500 का शेयर कहाँ पर आ गया था, वो हमने सबने देखा। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो जल्दबाजी मत करना, यहाँ पर एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो आ जाने दीजिए, ठीक है, आ जाने मतलब आने दीजिए यहाँ पर नंबर्स। देखिए शंकर शर्मा ने कुछ नहीं किया है, ठीक है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के जो भैया जो ऊपरी अधिकारी है, ठीक है, कंपनी के जो भैया सीएफओ वगैरह है, उनके ऊपर तो एलिगेशंस लगे हैं ना, तो वो यहाँ पर है और अभी तक नतीजे नहीं रिपोर्ट करे हैं। अगर वाकई में कुछ नहीं था तो रिजल्ट्स तो इसके जो तय डेट जो तारीख थी उस पर आ जाने चाहिए थे, तो वो अभी तक नहीं आए हैं। पिछले 2 क्वार्टर के नंबर इन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं करे हैं। होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की 18.38% की होल्डिंग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले क्या था कि एक बड़ी क्वांटिटी में जैसे ये सारे एलिगेशन सामने आए थे, एक झटके में एफआईएल्स ने बिकवाली करी थी यहाँ पर। बाद में धीरे धीरे एफआईएल्स खरीद भी रहा है, जो कि थोड़ा बहुत शॉकिंग है मेरे लिए, और सिर्फ एफआईएल्स ही नहीं भाई साहब म्यूचुअल फंड्स भी खरीद रहा है। यहाँ पर सितंबर में 0.11 से ये लोग 0.17 पर आ गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ना तो म्यूचुअल फंड के साथ साथ ना जो रिटेल वाले हैं वो भी खरीद रहे हैं। यहाँ पर 36 से 37 पर रिटेल ही आए हैं यहाँ पर। और पहले भी अगर आप देखोगे तो रिटेल की होल्डिंग कितनी थी, 28% की थी मार्च में, और आज कितनी है, 38%। 10% ऑलमोस्ट रिटेल नहीं खरीदा है यहाँ पर। तो देखा जाए तो ज़्यादातर यहाँ पर जो बाइंग आई है वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से मतलब ज़्यादा देखने को मिली है। और दूसरी तरफ ये जो म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी हुई है ना, अगेन 0.08 से 0.11 पर आए, फिर 0.17 पर आए। अभी भैया सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को भी बोला है कि अपना जो स्मॉल कैप में और मिड कैप में जो इन्वेस्टमेंट है उसको भैया इवेल्यूएट करो, आप रिस्क कितना ले रहे हो उसको इवेल्यूएट करो आप, और उसका जो असर यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट स्मॉल कैप मिड कैप वाले में भी देखने को मिलेगा, खास करके वहाँ पर जहाँ पर फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ें नहीं है। तो देखो यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अच्छी बात हुई शंकर शर्मा जी के लिए, क्योंकि अब वो उस दायरे में नहीं है कि वो नहीं बेच सकते। लेकिन यहाँ पर अभी भी चीज़ें जो है वो इनके अभी कंपनी के खिलाफ चल रही है, और अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने के लिए बोला गया है, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है कुछ भी। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि जब तक इनके क्वार्टरली नंबर नहीं आ जाते एक बार, या फिर कोई डेट नहीं आती या फिर नया मैनेजमेंट नहीं आ जाता यहाँ पर, जो कि एक्चुअली में उसकी चीज़ें चल रही है, तब तक इंतज़ार करिए। और यहाँ पर ब्राइटकॉम यहाँ से या तो बहुत नीचे भी जा सकता है या तो बहुत बड़ी तेज़ी भी दिखा सकता है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। यहाँ पर अगर कुछ मिला तो भैया गिरावट भी आपको बहुत बड़ी और फर्दर डिक्लाइन देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ऑलरेडी 100 अगर आप ये देख रहे हो कि भैया 100 रुपये से ऊपर था, गिरकर 17 पर आया, तो यहाँ पर आप ये भी देखो कि 4-5 रुपये का शेयर था, 2-3 रुपये का शेयर था, वो 100 पर गया था। आप ऐसे भी देख सकते हो, और अभी 17 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं तो अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। आपको रिस्क लेना है आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि जब तक क्लियरिटी नहीं आती इस कंपनी में, ऐसी कंपनियों में, तब तक ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगाना सही नहीं रहता है। और यही मैं कहूँगा, अगेन मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
और ब्राइडकॉम ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।